मैं अजय कुमार चौधरी एसएसटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का उसका 1 नंबर जो है पार्ट फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार पर आज प्रकाश डालेंगे। फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र के विचार। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस में। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये क्रांति जो भी होता है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्रांति हो, कोई भी किसी तरह की क्रांति हो, उस क्रांति के सूक्ष्म कुछ कारण होते हैं। बिना कारण का तो एक पत्ता तक नहीं डोलता है। इसी तरह से ये फ्रांस की क्रांति भी जो हुई थी, इसके भी कुछ कारण थे। कुछ कारण के बाद क्रांति हुआ और हर एक क्रांति के बाद कुछ परिणाम होते हैं। इन्हीं सारी चीजों पर हम चर्चा आज करेंगे। तो आपको बता दें कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के पूर्व क्या था? पहले वहां पे निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश मतलब बता दें आपको, निरंकुश का मतलब होता है जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो। निरंकुश राजतंत्र का शासन था। जनता वहां की त्राहिमाम कर रही थी। सारे अधिकार जो थे राजा के पास निहित थे, वही अपने अधिकारों का प्रयोग करता था। जनता जनार्दन के पास किसी प्रकार की अधिकार नहीं थे। निरंकुश राजतंत्र का शासन था। इससे जनता जो थी त्राहिमाम कर रही थी और इससे बाहर निकलना चाह रही थी, और इसी की परिणति जो हुई वहां पे फ्रांस में क्रांति हुई। अब देखिएगा, ये क्रांति का जो दौर चला 5 मई 1789, 5 मई 1789 से लेकर 9 नवंबर 1799 तक का एक दौर रहा क्रांति का। इसी बीच क्रांति चला। अब देखेंगे, कोई भी क्रांति होता है तो आपको बताएं कि उसका परिणाम भी होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई झगड़ा होता है, तो झगड़ा बिना रीजन का तो होता नहीं है। झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद उसका परिणाम यही निकलता है कि सर फूटा, केस फौजदारी हुआ। उसी तरह से तो क्रांति में भी होता है। पहले रीजन था, रीजन के बाद परिणाम हुआ, परिणाम के बाद हम देखेंगे क्या हुआ यहाँ पे फ्रांस में भी। अब देखेंगे कि जो यहाँ पर जो क्रांति के बाद जो बदलाव हुए, पहला बदलाव हुआ राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुआ। पहले क्या था कि राजा के पास शक्तियां नहीं थी। अब बदलाव का शुरुआत क्रांति के बाद जो पहला बदलाव होने लगा वो था राजनीतिक और संवैधानिक। तो राजनीतिक का अधिकार मतलब क्या हुआ? राजनीतिक अधिकार था कि राजा की शक्तियां जो थी अब राजनीतिक अधिकार से लोगों के पास आने लगी। संवैधानिक अधिकार यानी कि जो अधिकार थे अब उसको संविधान का मान्यता प्राप्त मिल गया। वो ऐसे संविधान इसमें वहां के सारे लोग उसको मान्यता दे रहे थे, यानी कि अपना मत का उपयोग कर रहे थे। अब देखेंगे दूसरा, प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता जो था राजतंत्र के पास नहीं था, राजा के पास सारी शक्तियां थी और राजा इन सारी शक्तियों को प्रयोग कर रहा था। अब देखेंगे कि राजतंत्र से जो उसके प्रभु सत्ता थी, जो उसके पास सत्ता कायम थी, वो सत्ता वहां से निकल के संवैधानिक के रूप से नागरिकों के पास आ गई। अब राजा के पास किसी प्रकार की शक्तियां नहीं थी, प्रभु सत्ता नहीं था। अब वो प्रभु सत्ता नागरिकों के पास चली आई। अब देखेंगे क्या हुआ कि इस प्रभुसत्ता के आने के बाद घोषणा हुआ। घोषणा क्या हुआ? लोगों द्वारा राष्ट्र राज्य का गठन कर दिया गया। देख रहे हैं, एक प्रॉपर चैनल है। एक चैनल क्या है? क्रांति हुआ, क्रांति के बाद बदलाव हुआ, बदलाव में राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुआ, उसके बाद प्रभुसत्ता हुआ, प्रभुसत्ता का ट्रांसफर कैसे हुआ? राजतंत्र से हट के नागरिकों के पास चलाया। अब क्या हुआ? उसके बाद घोषणा किया गया। घोषणा में लोगों द्वारा राष्ट्र राज्य का गठन हुआ। बात क्लियर है? अब देखेंगे सामूहिक पहचान की भाव पैदा कैसे हुई। सामूहिक पहचान की भाव कैसे पैदा हुई? अब क्या हुआ था कि पहले क्रांति हुआ, क्रांति के बाद सारे बदलाव होने लगे। अब सामूहिक पहचान का पहला चीज क्या हुआ कि लोगों में पितृभूमि, नागरिक समान अधिकार, दो चीज। पितृभूमि क्या हुआ? पिता की भूमि जो होती है उसको पितृभूमि कहते हैं। पिता की भूमि को पितृभूमि कहते हैं। अब क्या हुआ कि सारे लोगों के मन में एक भावना ये हो गई कि ये पिता की भूमि, उनके पिता की भूमि, सभी के पिता तो एक ही है, इसीलिए हम लोग सब एक समान है। नागरिक का समान अधिकार। पहले नागरिकों को जो समान अधिकार नहीं मिले हुए थे, अब क्या हुआ? सारे नागरिकों को समान अधिकार मिलने लगा। समान अधिकार मतलब कि ना अमीरी गरीबी का भेदभाव रहा,
न किसी भाषा का भेदभाव रहा, सबको जो अधिकार चाहिए था, सबको एक समान रूप से अधिकारों का वितरण हो गया। तो ये सामूहिक पहचान हो गया कि आपके पास भी जो अधिकार है वो मेरे पास भी अधिकार है। यही तो सामाजिक पहचान हो गया, समान रूप से पहचान बन गया। अब देखेंगे जब सामाजिक नागरिकों का समान अधिकार जब मिल गया, तब वहां पे एक और बहुत महत्वपूर्ण चेंजिंग आया। वह चेंजिंग क्या आया कि नया झंडा तिरंगा चुना गया। कहाँ पे ये सब कहाँ हो रहा था? फ्रांस का राष्ट्रवाद का ये तो बता रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के विचार। अब वो राष्ट्रवाद के कारण ही वहां पे क्या हुआ कि एक नया चीज आया सामने में, वो था एक सामूहिक पहचान के साथ साथ एक नया झंडा का निर्माण हुआ जो तिरंगा था। जब झंडा बन गया तो उसके स्वागत के लिए स्तुति की रचना की गई। अब स्तुति के साथ साथ अब क्या हुआ कि राज ध्वज जो था, राजा का जो पहचान ध्वज था, अब वो ध्वज वो जो बनाया गया तिरंगा झंडा नया बना जो फ्रांस में, अब वो राज ध्वज का वो जगह ले लिया। क्लियर है? अब देखेंगे कि अब जो वहां की जो राजा की शक्तियां थी, अब वहां के जो सक्रिय नागरिक थे, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो अग्रणी पंक्ति के थे, लीडर थे, अब वो जो थे उनको सक्रिय नागरिक कहा गया। अब ये सक्रिय नागरिक जो थे अब नेशनल असेंबली में गठित हो गया। ये प्रॉपर चैनल चल रहा है, इस चैनल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सक्रिय नागरिक अब वहां पे क्या कहलाने लगे? नेशनल असेंबली का ये शुरुआत हो गया। अब नेशनल असेंबली जब बन गया तो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुआ। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था मतलब पूरे फ्रांस में एक जगह से शासन व्यवस्था संभालने लगा। अब वो शासन व्यवस्था वो लोग संभाल रहे थे जो पूरे फ्रांस में जगह जगह जो सक्रिय नागरिक थे, जो अब नेशनल असेंबली का रूप ले लिए थे। अब वो नेशनल असेंबली जो था शासन व्यवस्था संभालना शुरू कर दिया। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुआ, एक जगह से पूरे फ्रांस में शासन व्यवस्था चलने लगा। भूभाग के रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बना। फ्रांस के अंदर, फ्रांस के भूभाग पे जितने नागरिक रहते थे उनके लिए एक समान कानून बनना प्रारंभ हो गया। लोगों को अधिकार जब मिल गया, अब क्या हुआ? आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। पहले क्या था? भाषाई आधार पे लोग आपस में बटे हुए थे, छोटे छोटे एरिया थे। उसका परिणाम यह था कि हरेक एरिया का आयात निर्यात शुल्क अलग अलग था। आंतरिक आयात निर्यात, आंतरिक मतलब अंदर, बाहर मतलब बाहर। अब आंतरिक आ गया तो आंतरिक मतलब तो स्पष्ट शाब्दिक अर्थ है कि आंतरिक मतलब अंदर। तो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क जो था एक समान नहीं होने के कारण इसको समाप्त कर दिया गया। अब पूरे फ्रांस में एक तरह का आयात निर्यात शुल्क, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क लागू किया गया। अब क्या था? दूसरी बात, भार नापने की एक समान व्यवस्था लागू किया गया। जैसा कि बताया सब बटे हुए थे, तो बटने के कारण सबकी नाप तौल की जो प्रणाली थी सबकी अलग अलग थी, उससे काफी मतभेद था। इसको खत्म कर दिया गया। पूरे फ्रांस में भार नाप तौल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। हतोत्साहित मतलब कि उसको नकारा गया, एक तरह से उसको प्रोत्साहित ही नहीं किया गया। हतो उत्साहित मतलब कि उसको नेग्लेक्ट किया गया। अब क्या हुआ कि अब जब उसको नेग्लेक्ट किया गया क्षेत्रीय बोलियों को, तो उसके जगह पर कौन सी भाषा आई? उसके जगह पर फ्रांस की भाषा जो थी फ्रेंच बन गई उसके जगह पर, वो राष्ट्रभाषा बन गई। और इस तरह से लोगों में एक समानता आना शुरू हो गया। ये सारी प्रक्रिया क्रांति के पश्चात हो रहा था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब क्या हुआ कि लोग जब इस तरह से अपने विचारों में रमते गए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते चले गए, सब कुछ चेंजिंग होने लगा। शासन व्यवस्था से लेके आयात निर्यात, है ना, क्षेत्रीय बोली, सब कुछ में चेंजिंग आ गया। अब इसका परिणति एक चीज और हुआ। अब क्या हुआ कि खबर यूरोप में फैली तो छात्र और शिक्षित वर्ग जैकोबिन क्लबों का गठन हुआ। जैकोबिन क्लब का गठन हुआ। अब जैकोबिन पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। जैकोबिन क्लब मैक्सिमिलियन रेबिस एरे, मैक्सिमिलियन रेबिस एरे, ये इसका जन्मदाता थे जैकोबिन क्लब। आपको
आश्चर्य होगा कि भारत में भी फ्रांसीसी रिपब्लिकन अधिकारी जो थे वो टीपू सुल्तान के साथ मिलकर 1794 में यहाँ पर भी जैकोबिन क्लब स्थापित किए थे। 1794 में 1790 में क्या हुआ कि जब ये क्रांति हो गया तो अब जो है अब इस विचार का प्रसार होना शुरू हुआ। ये विचार अब धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में फैला। यही तो सब्जेक्ट है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। पहले तो फ्रांस में हुआ, अब फ्रांस में जब ये सारी चेंजिंग आ गई तो उसके अगल बगल जो यूरोप के जो देश थे फ्रांस के अगल बगल, अब उसमें इस विचारों का प्रसार होने लगा। अब देखिएगा यूरोप का ये जो विचारित चीज था कहाँ कहाँ प्रसार होकर जा रहा था। ये जा रहा था हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली। क्रांतिकारी विचारों की शुरुआत, विचार प्रसार हो चुका था, क्योंकि यहाँ भी जो लोग थे ये लोग भी फ्रांस के इन विचारों से काफी प्रभावित हुए। अब आपको बताते हैं, अब थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में चलते हैं, क्योंकि वहां तो सब कुछ चेंज हो रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट, जब ये क्रांति चल रहा था, फ्रांस का क्रांति जो चल रहा था 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799 तक जो ये क्रांतिकारी हुआ, उस समय नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो वहां का सेनापति था, सम्राट नहीं था, उसमें का सेनापति था वो। अब क्या हुआ कि प्रथम काउंसिल जो था 11 नवंबर 1799 से लेके 18 मई 1804 तक का शासक प्रथम काउंसिल में बना रहा। उसके बाद 18 मई 1804 से लेके 6 अप्रैल 1814 तक ये सम्राट बने हुए रहे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। यूरोप के कई क्षेत्रों का शासक बना रहा। अब जब तक ये सम्राट रहे तब तक यूरोप को क्या किए कि अपने प्रभाव में ले लिए और वो वहां का शासक बने रहे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। अब आपको देखते हैं कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन शासन तो कर रहे थे, लेकिन 1804 ईस्वी में क्या हुआ, इन्होंने जहां जहां शासन कर रहे थे उसके लिए अपने नियम को एक कलमबद्ध किया। कलमबद्ध मतलब लिखित रूप में किया। उसको हम नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं, एग्जाम में भी आता है। नेपोलियन संहिता क्या है? 1804 में नेपोलियन संहिता बना था। नेपोलियन संहिता जो बना था उस पर भी आपको प्रकाश डालते हैं। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार, जो पिता से उसके संतान को अधिकार जो प्राप्त होता है उसको वंशानुगत अधिकार। जैसे सपोज उदाहरण मान लीजिए कि पंडित जी का लड़का पंडित जी कहलाया, मछुआरा का लड़का मछुआरा कहलाया, तो ये तो पैतृक है ना, पिता से चले आ रहा है। तो इस तरह के अधिकार जो थे उसको समाप्त कर दिया गया। अब आता है कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। कानून जो बना उसमें अब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं था, सबको एक समान अधिकार दे दिया गया। ये 1804 में जो नेपोलियन के द्वारा जो कानून बना था, कानून नागरिक संहिता जो बना था, उसमें ये सब अधिकार प्रदान किए गए। कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार। उसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार, सबको संपत्ति के रखने का अधिकार मिल गया। उसके बाद आता है सामंती व्यवस्था का समाप्त, खत्म हो गया। सामंती व्यवस्था खत्म हो गया। सामंती व्यवस्था थोड़ा प्रकार डालते हैं। सामंती व्यवस्था क्या था कि राजा तो शासन करता था, राजा के पास अपनी सेना नहीं होती थी। राजा की सेना जो रहती थी वो सामंत रखते थे, और सामंत से जब उनको लड़ाई लड़ना होता था तो सामंत से वो सेना लेते थे और लड़ाई लड़ते थे। जब लड़ाई में विजयी होते थे तो उस सामंत को भूमि दान में देते थे और उस जमीन का वो सामंत बन बैठता था। इस प्रक्रिया को, इस सामंती व्यवस्था को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। उसके बाद आता है किसानों के भू दासत्व से मुक्ति मिली। किसान जो थे भूमि के मालिक नहीं थे, वो भूमि के दास थे। उस भूमि दास से उनको मुक्ति मिल गई। उसके बाद आता है इस संहिता के तहत यातायात व्यवस्था में सुधार किया गया। यातायात मतलब ट्रैफिक। उसके बाद आता है कारीगरों को नियंत्रण से मुक्ति मिल गई। जो कारीगर थे उनके ऊपर अंकुश लगा होता था, अब वो स्वतंत्र हो गए, काम करने के लिए स्वतंत्र हो गए, अपने हिसाब से वो काम करने लगा। अब उनको किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, वो मुक्त हो गए। उसके बाद उद्योगपतियों जो थे उनको भी फ्रीडम दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से काम धाम कर सकते हैं। उसके बाद एक समान नाप, भार और मुद्रा व्यवस्था चालू किया गया। आपको जैसे बताया कि पूरे फ्रांस में
एक तरह की नाप तौल प्रणाली का सुधार हुआ, एक तरह का मुद्रा का प्रचलन हुआ, क्योंकि पहले मुद्रा भी अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के चलते थे, लेकिन ये नेपोलियन का ही ये था प्रभाव था, नेपोलियन की ही संहिता का प्रभाव था कि पूरे फ्रांस में एक तरह का मुद्रा का शुरुआत हुआ। वस्तु पूंजी आवागमन की सहूलियत हो गई। अब क्या हुआ, वस्तुएं जो थी एक जगह से दूसरे जगह आसानी से आने जाने लगी, पूंजियों का आवागमन होने लगा, पूंजी एक जगह से दूसरे जगह उसका गमन शुरू हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, बहुत सारा सुधार हुआ। अब हम देखेंगे कि इस पाठ्य पुस्तक में जो है इसमें कुछ चित्र बने हुए, कुछ चित्र के बारे में कुछ विश्लेषण कर लेते हैं। आप देखिएगा एक छोटा सा चित्र, एक छोटा सा यहाँ पर चित्र है, ये छोटा सा चित्र देख लीजिए गौर से। ये फ्रांस में एक छपा हुआ पंचांग का पहला मुख्य पृष्ठ है। इसमें एक पत्रकार थे एटियास रेवमान, ये 1798 में इसको प्रकाशित किए थे। ये पंचांग मतलब कैलेंडर होता है, उसे प्रकाशित किया गया था। ये जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। अब ये जैकोबिन के क्लब के मेंबर थे, तो इस चित्र में यही दिखाया गया है कि लोग किस तरह से अपने अधिकार को ले रहे हैं। अब देखिएगा इसमें उसमें लिखा हुआ है लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। राजतंत्र का महल है, राजा का महल है, बाहर में सारी जनता जुटी हुई है। इस पंचांग का जो मुख्य पृष्ठ था, पहला पेज तो जो था, इसमें यही चित्र दिखाया गया है। उसमें लिखा हुआ है लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जैकोबिन के क्लबों का विचार कितने क्रांतिकारी थे। अब देखते हैं एक और चित्र, आपको आप ध्यान में दे दें, एक और चित्र आता है, आप ये देखिएगा। ये चित्र जो था कार्ल कैस्पर का रंगीन चित्र है। ये फ्रेंच सेना द्वारा जर्मनी में शहर जेबक्रेन का एक चित्र है। इसमें व्यंग किया गया, इस चित्र में व्यंग किया गया। इस चित्र में व्यंग यह किया गया कि किस तरह से फ्रांसीसी सैनिक लोगों को जबरदस्ती वहां पे उनका शोषण कर रहे हैं। आप इस तरह से देखते हैं कि फ्रांस में जो स्थिति था, ये सब चेंजिंग जो हुआ नेपोलियन के शासनकाल में सब शुरू हुआ, क्योंकि नेपोलियन वहाँ का सम्राट बन चुका था। ये काफ़ी जगह प्रभावित रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वाल्टरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो गई। पराजय होने के बाद ये स्थिति कमजोर पड़ने लगा। अब हम देखेंगे कि नेपोलियन द्वारा जिन इलाकों में लोगों को मिली जुली प्रतिक्रिया है, ऐसा नहीं था कि नेपोलियन के द्वारा जैकोबिन क्लब के मेंबर के द्वारा जो कार्य हो रहा था, ऐसा नहीं था कि सभी वर्ग के लोग खुशहाल थे। इसका कुछ प्रभाव हम बता देते हैं निष्कर्ष में। स्विट्जरलैंड में स्वागत किया गया, बाद में विरोध भी होने लगा। पहले स्वागत किया गया और बाद में इसी चीज का विरोध भी होने लगा। यूरोप के जीतने की चाह और फ्रेंच सेना का जबरन भर्ती प्रक्रिया के कारण विरोध भी होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे फ्रांस का विस्तार हो रहा था, फ्रांस में राष्ट्रवादी का प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये दूसरे जगह भी राष्ट्रवाद की प्रक्रिया के तहत जब विस्तार होने लगा, तो उसमें सेना की डिमांड होने लगी और उस सेना को भर्ती करने के लिए उन जगहों से जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था, इसका विरोध होने लगा। तो हम देखते हैं कि बाद में चल के यूरोप के कुछ जगह पे इसका विरोध भी शुरू हो गया। इस तरह से ये चैप्टर आपका जो है 1 नंबर फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार समाप्त होता है। इस वीडियो को देखिएगा, कुछ कमी लगे कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।